बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे। मैं हूं तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त शहर इक़्तिदार अफवाहों की जद में है। कहीं पे पार्लिमानी निज़ाम को लपेटे जाने की बात है, कहीं सदारती निज़ाम लाने की बात है। मरीम नवाज़ दावा कर रही हैं कि हुकूमत का जाना अब चंद दिनों की बात रह गई है। आखिर इस दावे के पीछे क्या है? अपोजिशन पहले कहती थी जब तक सौदा नहीं होता तब तक अदम एतमाद हो नहीं सकती, और अब अदम एतमाद के लिए एक इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रही हिज़्ब इख्तिलाफ। तो आखिर इसके पीछे क्या वजह है? हमने ये भी देखा कि PTI की सीनियर क़यादत नून लीग में बगावत का इल्ज़ाम लगा रही है और कह रही है जी कि 4 जो आला ओहदेदारान हैं वो कहते हैं माइनस नवाज़ करें और हम हाजिर हैं। ऐसे ही इल्ज़ामात नून लीग भी लगाती है और वो माइनस इमरान फार्मूले की बातें होती हैं। तो फार्मूला किसका चलना है, क्या चलना है? वज़ीर आज़म पहले ही आइंदा चंद माह को अहम करार दे चुके हैं और बहुत सारे अहम केसेस हैं। फॉरेन फंडिंग केस से भी अभी तक कुछ लोग पुरुमीद हैं कि शायद इससे हुकूमत डिस्टेबलाइज हो जाएगी। हमने देखा राना शमीम पर फ़र्द जुर्म आयद हो गई है, उस केस का मंतकी अंजाम क्या होगा? नवाज़ शरीफ साहब के वापस आने के सिनेरियोज़ भी अब डिस्कस हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है जो आज के प्रोग्राम में रखेंगे। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले जो अहम नुक्ता है वो कोरोना का फैलाव है। कोने कोने में पहुंच चुका है। पाकिस्तान पर कारी वार हो रहे हैं। SOPs पर अमल दरामद हमें नज़र नहीं आता शहरों में, पब्लिक प्लेसेस में। लेकिन ये हुकूमत के साथ साथ आवाम की भी जिम्मेदारी है। प्लीज़ SOPs पर अमल कीजिए। और हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी के हमले बढ़ने लगे हैं। इस पर एक अलग से नशिस्त करेंगे, वजूहात को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल सिनेरियो किधर जा रहा है। अदम एतमाद और अपोजिशन का लॉन्ग मार्च, अकेली पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च करेगी या सारी अपोजिशन इकट्ठी हो जाएगी? एक ही लॉन्ग मार्च होगा। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर गौस, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक़ अटॉर्नी जनरल शाह खावर साहब, माहिर कानून हैं, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। अली ज़फ़र साहब, सबसे पहले तो एक तरह से निज़ाम को बदलने की बात ज़ाहिर है हम बार बार सुनते हैं। इस दफ़ा लगता है कि हुकूमत के अंदर से कुछ ऐसी बात हो रही है। आपको लगता है कि ये इस तरह की कोई सोच है कहीं पे पूरे सिस्टम के अंदर कि हाँ इस सिस्टम को तब्दील होना चाहिए? नहीं, देखिए जी, बिल्कुल ऐसी सोच हुकूमत की तरफ से नहीं, ना PTI की तरफ से है। बहरहाल एक र्यूमर तो एक चल रहा है, एक डिबेट चल रही है। अगर आप हमारी तारीख को देखें तो सदारती निज़ाम जो है हमने ट्राई किया था 1962 के आइन के तहत, और उसमें काफ़ी से मसाइल पैदा हो गए थे। एक सबसे बड़ा मसला ये था कि सदारती निज़ाम चूँकि मेजॉरिटी पे बेस्ड होता है, और वो मेजॉरिटी चूँकि हमेशा फिर पंजाब के पास चले जाती है, तो बड़ा शक व शुबहात थे छोटे प्रोविंसेस की तरफ से कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में तो हर बार जो प्रेसिडेंट है वो पंजाब का सूबा ही इलेक्ट करेगा, और उस वजह से वो उसको निज़ाम को बेहतर पाकिस्तान के इन्वायरमेंट में, कल्चर में नहीं समझा गया। जब हमारे 1973 का आइन बन रहा था तो उस पर बहुत डिबेट हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, और फिर कंसेंसस से एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसके अंदर एक सेनेट भी है जो कि सूबों को रिप्रेजेंट करती है, हाउस ऑफ फेडरेशन है, और एक नेशनल असेंबली है, इसी तरह प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, फिर लोकल बॉडी सिस्टम है। संजय वो साहब, आइन आपकी को मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाना चाहती हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं जिनको कानून और आइन का पता है, बहुत सारे जिनको नहीं पता। तो आम आदमी के लिए अगर ये होना हो तो इसके लिए तरीक़ेकार क्या है? क्या आइन मुअत्तल करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? क्योंकि लोगों को तो लगता है कि हमने कह दिया तो बस ऐसे हो जाना है। ये पॉसिबल तो है थियरी में, सोचा जा सकता है कि हो सकता है ऐसा, लेकिन अभी मुझे इसकी कोई गुंजाइश नहीं नजर आ रही, क्योंकि मुझे किसी किस्म का कंसेंसस नहीं नजर आ रहा। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल फोर्स, इवन सिविल सोसाइटी में मुझे कंसेंसस इस पॉइंट पे नहीं नजर आ रहा। एडवांटेजेस भी हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम के, उसके नुकसानात भी हैं। तो वो जब तक डिबेट पूरी तरह नहीं होगी, कंसेंसस नहीं होगा, तो प्रैक्टिकली ये मुझे नजर नहीं आता। लेकिन थियरी में ये जरूर मुमकिन है, जितना मैंने कहा कि आइन में उसकी गुंजाइश जरूर है। ओके, शाह खावर साहब, आपको क्या लगता है? ये अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं रूमर तो है, आपके ख्याल में रूमर के पीछे कौन है? देखिए, ये कहना तो अभी जरा मुश्किल है कि रूमर के पीछे कौन है, लेकिन एक बात जरूर है कि इसको मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और इवन सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा
डिस्कस किया जा रहा है, इस पर डिस्कशन हो रही है। लेकिन जैसे अभी अली जफर साहब ने अभी फरमाया, क्योंकि ये तो अपर हाउस के मेंबर भी हैं, सेनेटर भी हैं और हुकूमती पार्टी के हैं, और इन्होंने भी बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया कि इस किस्म की कोई गुंजाइश हमारे आईनी डिस्पेंसेशन में नहीं है। और उन्होंने दुरुस्त फरमाया कि जो 1973 का आइन है, ये जो बना था, ये बिल्कुल कंसेंसस से बना था। जितने भी पार्लियामेंट के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज थी उनकी भी मंजूरी थी इसमें, और बल्कि जो पार्लियामेंट से बाहर थी उनसे भी जो है मुशावरत की गई। और ये एक ऐसी दस्तावेज है जिसके पूरी कौम जो है, पूरी हमारी छोटे सूबे हैं और इकाइयां हैं, ये सब मुत्तफिक हैं। अब इस स्टेज के ऊपर अगर ये बहस छेड़ दी जाए कि पार्लिमानी जमहूरियत को खत्म कर दिया जाए और मुल्क में सदारती निज़ाम, तो इस पे कंसेंसस डेवलप नहीं हो सकेगा। इस पे छोटे सूबे जो हैं ये बहुत ज्यादा एतराज करेंगे। सही। तो जो 1973 का आइन बना था वो बड़े सोच समझ के बना था, और वो पहला आइन था जो कि वाकई जिसको कहा जा सकता है कि उस पे पूरी कौम की जो है वो कंसेंसस मौजूद थी और सबका एक इत्तेफाक था उसके ऊपर। तो अब मैं समझता हूँ कि इस तरह की अगर कोई बहस छेड़ी जाती है तो हमारा जो बुनियादी जो है जो 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 आइन है उसके ऊपर अगर कोई बात होगी तो मैं समझता हूँ कि खतरनाक होगी स्टेज के ऊपर। और दूसरा, हमने ये भी देखा है कि सदारती निज़ाम ने इस मुल्क में, जैसे अली जफर साहब ने कहा कि 1962 का आइन था, वो भी सदारती निज़ाम जो था वो लोकल बॉडीज के मेंबर्स जो उसमें इलेक्टरल कॉलेज थे। उसके बाद फिर आपने देखा मार्शल लॉज लगे रहे। फिर अयूब खान साहब जब गए तो यहिया खान जो है वो एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत वो सदर मुमलिकत बने, और फिर 1973 के बाद ये पार्लिमानी जमहूरियत आई। उसके बाद भी आपने देखा कि जनरल ज़ियाउल हक जो है वो भी 11 साल इस मुल्क पर आइन को मुअत्तल करके वो जो है वो सदारती निज़ाम भी था उनका भी, उससे क्या फवायद हुए, कोई ऐसा नजर नहीं आया। ठीक है, फिर जनरल मुशर्रफ का भी था। सही, आप कह रहे हैं कि उसमें कोई फायदा नहीं है। सही। मैं जरा सेनेटर गौस साहब से भी पूछ लूँ। सेनेटर साहब, अपोजिशन तो ये कहती है कि ये हुकूमत ने शोशा छोड़ा और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इस टाइमिंग में जब महंगाई इतनी ज़्यादा है, जहाँ पे कौमी जो मसाइल हैं वो हल तलब हैं और हल का इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ पे आपने एक निज़ाम बदलने की बात छेड़ दी। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये बड़ी एक खतरनाक बात है, और जिस तरह इस बात को छेड़ा गया और एक मखसूस चैनल ने इस बात को चलाया, और वो सबको पता है कि वो किसकी नुमाइंदगी करता है। तो असल मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए ऐसे शोशे, कोई ना कोई शोशा छोड़ दिया जाता है। कोई ना कोई, जिस तरह अभी इसकी यानी कि सदारती निज़ाम का मतलब ये है कि आप 73 का आइन को ख़त्म कर रहे हैं, और आपको पता भी है कि आपको इसकी अक्सरियत नहीं है। जब तक तमाम सियासी पार्टी को, आप वहाँ कोई तरमीम भी नहीं कर सकते जब तक आपकी तमाम जो सियासी पार्टियाँ हैं जो उस पर इत्तेफाक राय न करें। तो अच्छा, ये उसके एक तरीक़ेकार के ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन आपकी जमात के बारे में जो एक और अहम बात है वो भी शोशा है, या उसमें कोई हकीकत है कि आपके कुछ लीडर्स हैं जो पहली सफ़ में बैठते हैं, हुकूमती वज़रा ये दावा कर रहे हैं कि वो मुलाकातें कर रहे हैं आम ओहदेदारों से, तो कौन किससे मिल रहा है? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा ना, पहले इन्होंने शोशा छोड़ दिया कि 4 बंदे हैं जो माइनस नवाज शरीफ या नवाज शरीफ को छोड़कर कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से जो है वो बात कर रहे हैं। असल में ये हुकूमती 2-3 वज़रा हैं जो ये शोशे छोड़ते हैं, और इस हुकूमत का अलमिया ये है कि जो ये जुर्म कर रहे होते हैं खुद ही जो है फिर अज़ाम या पोजीशन पे लगा रहे होते हैं। अगर आपको याद होगा कि आज पिछले महीने इनके 4 वज़रा, जिनमें मोहतरम जो फवाद चौधरी साहब भी थे, परवेज़ खट्टक साहब थे, 2 और वज़रा थे, इन्होंने अपने आप को जाके एस्टेब्लिशमेंट के सामने पेश किया था और कहा था कि निज़ाम हुकूमत चल नहीं रहा तो हम हाजिर हैं इसके। और फिर इमरान खान ने कैबिनेट डिवीजन में, कैबिनेट मीटिंग में इस पे इतराज़ भी उठाया था और नाराज़ भी हुए थे कि आप उधर क्यों गए। तो ये खुद ऐसी चीज़ें ठीक करते है। हैं। अच्छा, दोनों तरफ से क्योंकि डील की बातें हैं, तो मुज़म्मिल सरवर्दी साहब कौन किससे डील कर रहा है, फिर मैं अली ज़फ़र साहब की तरफ जाऊंगी कि हम ये बार बार डील जैसे इन्वायरमेंट की तरफ ये ख़बर है, ये ख्वाहिश है, इसमें कुछ सदाकत है, चल क्या रहा है? क्योंकि लंदन में है आप, आई नो लंदन में क्या अफवाहें हैं, इस्लामाबाद की अफवाहें तो मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे कौन सी रूमर्स गर्दिश कर रही हैं। देखें, अगर सिलेक्टर्स अपनी सिलेक्शन से कोई नाउम्मीद हो गए हैं और उनका ख्याल है कि उनकी सिलेक्शन पुअर रह गई और परफॉर्म नहीं कर पाई और इट वाज अ पुअर सिलेक्शन,
तो जिस तरह हर सिलेक्टर फिर नई टीम सिलेक्ट करता है, पुराने प्लेयर्स को ऑफ द ग्राउंड कर देता है, उन्हें निकाल देता है, सैक कर देता है, तो ये प्रोसेस तो पाकिस्तान में कुछ 70 साल से चल रहा है ना। अभी कोई हमारा इलेक्शन का प्रोसेस तो इतना कोई मजबूत नहीं है कि हम कहें कि हमारे यहाँ बड़े फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं और अवाम की सही उमंगों की तर्जुमानी इंतखाबी नताइज में हो जाती है। हमारे यहाँ सर ये तो आपका तज्जिया है ना मुजम्मिल साहब, मैं तो खबर पूछ रही हूँ कि खबर क्या है। कहते हैं जी का जाना ठहर चुका है, दिन गिने जा चुके हैं, बात महीनों से हफ्तों पे आ रही है, कुछ ऐसी खबरें हैं लंदन में ऐसी खबरें। अली जफर साहब, आप क्योंकि हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे हैं, मरीम नवाज भी बड़ी कॉन्फिडेंट है। वो पहले कह रही थी कि जब तक शायद खकान अब्बासी साहब कहते थे सौदा नहीं होता जब तक अदम एतमाद नहीं होता। अब अचानक से अपोजिशन अदम एतमाद पे बड़ी कॉन्फिडेंट है, आप इस कॉन्फिडेंस को कैसे देखते हैं? देखें, जब से इलेक्शन हुए 2018 से ऑपोजिशन का एक ही काम मुझे नजर आ रहा है, और वो ये है कि वो कहीं ना कहीं एक अफवाह छोड़ते हैं या र्यूमर चलाने की कोशिश करते हैं कि अब 3 महीने में हुकूमत जा रही है, हम नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएंगे। कभी वो कहते हैं हम स्पीकर को हटा देंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन से, कभी कहते हैं डिप्टी स्पीकर को, कभी चेयरमैन सेनेट को, कभी चीफ मिनिस्टर पंजाब को, और कभी प्राइम मिनिस्टर को। तो ये एक आई थिंक उनको जिंदा रहने के लिए एक इस तरह की हवाएं वो करते हैं, अपोजिशन इसको प्रूव देते हैं, लेकिन हकीकत दरअसल बिल्कुल मुख्तलिफ है, और वो हमने बार बार दिखाया पीटीआई ने। आपको याद होगा कि ये बात हो रही थी कि इलेक्शन कानून जो कवानीन जो है वो हम पास नहीं होने देंगे। जॉइंट पार्लियामेंट में आपने देखा कितनी सुपर मेजॉरिटी थी हुकूमत की। इसी तरह उन्होंने फिर ये कहा कि अभी जो हम मिनी बजट है ये पास नहीं होने देंगे। नेशनल असेंबली में कितनी सुपर मेजॉरिटी थी। सेनेट में जो कवानीन पास होते हैं, हालांकि वहाँ तकरीबन बराबर है, लेकिन वहाँ भी हुकूमत के जो लोग हैं बिल्कुल और इत्तेहादी जो हैं एक जगह बैठ के एक ही फैसला करते हैं। तो ये किसी किस्म का खदशा नहीं, किसी किस्म का डर नहीं, किसी किस्म का खौफ नहीं है अदम एतमाद की कोई ऐसी रेजोल्यूशन कोई पास होने का। हम तो कहते हैं कि ये जमहूरी तरीका है, एक ही तरीका है आइन में। ऑपोजिशन के पास अगर इतने नंबर्स हैं कि किसी भी ओहदे पे वो किसी को तब्दील करा सकते हैं, तो आइनी तरीका है, जरूर आए, ये उनका हक है, लेकिन फिर थ्रेट ना करते रहें। हर 3 महीने बाद वो थ्रेट करते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो आपस में लड़ पड़ते हैं। और दूसरी चीज आप ये भी देखें कि जो ऑपोजिशन है एक तरह से उन्होंने अपना बड़ी कोशिश की कि हम इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि पीटीआई बहुत बड़ी जमात है और बाकी अब छोटी छोटी जमातें रह गई उसके मुकाबले में, इसलिए ऑपोजिशन को इकट्ठे होना पड़ता है। लेकिन वो इकट्ठे होने की जब कोशिश कर रहे हैं उसमें भी आपस में कितनी रंजिशें और कितनी लड़ाई। जरा यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। आपने इकट्ठे होने की बात की तो मौलाना फजल रहमान और जरदारी साहब के राब्ते की भी खबरें हैं। इस राब्ते का क्या नतीजा निकलेगा? पीडीएम पीपल्स पार्टी इकट्ठी हुई यानी ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाते हुए अली जफर साहब कह रहे थे कि अपोजिशन को इकट्ठा होना पड़ता है। पहले शाह खावर साहब, अगर मैं आपसे आपकी राय ले लूँ कि इस दफ़ा हमने देखा कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी है वो कह रहे हैं जी कि मैं लॉन्ग मार्च से हुकूमत को घर भेज के दिखाऊंगा। उन्होंने वकला से और बाकी सिविल सोसाइटी से भी कहा है कि इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने। आप सिनेरियो कैसा देखते हैं? क्योंकि ये ऐसे ही लॉन्ग मार्चेज, ऐसे धरने हमने पिछले दौरे हुकूमत में भी देखे थे और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाला ज़ाहिर माहौल पाकिस्तान में फिर नहीं रहा था। जी देखिए, ये वो एक शेर है ना कि पलटना झपटना, झपट के पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। देखिए, जब अपोजिशन ने अपने लोगों को भी तो ये उम्मीद दिलानी है कि हम जल्द इक़्तिदार में आ रहे हैं और गवर्नमेंट जा रही है, और इस तरह की सूरत हाल चलती रहती है। कभी लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाता है, कभी इत्तेहादी मिल जाते हैं अपोजिशन के, जॉइंट अपोजिशन, फिर उसमें कुछ नाराजगियां हो जाती हैं। देखिए, मसला ये है कि ये 2-3 जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो मुत्तहिदा अपोजिशन का हिस्सा, इनके अपने अपने मसाइल हैं, इनके अपने अपने स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, और वो
अपने साथ होने वाले रवैयों को देखकर अपनी पॉलिसीज जो हैं वो तरतीब देते हैं। तो मैं तो जाती तौर पे समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट आई है उसको लोगों ने इलेक्ट किया है, उनको तो अपने पूरे 5 साल पूरे करने चाहिए, ताकि उन्होंने जो लोगों को मंशूर दिया है वो कल को अगर आप किसी को गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करते हैं या उनको इवन अदम एतमाद से भी लेके जाते हैं, तो कम से कम उनके पास ये एक जवाब रह जाएगा कि हमें तो वक्त पूरा नहीं करने दिया गया। मैं समझता हूँ कि वक्त देना चाहिए। बिल्कुल सेनेटर बिल्कुल वक्त देना ठीक है, चाहिए। सेनेटर गौस साहब, शाहावर साहब कह रहे हैं कि वक्त देना चाहिए ताकि वो अपना मंशूर तो पूरा करें। शेख रशीद साहब और बाकी वज़रा दावा कर रहे हैं कि अगले चंद महीनों में हालात बेहतर हो जाएंगे, महंगाई भी कम हो जाएगी। तो आप लोग वो वक्त नहीं देना चाहते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखो जी, ये हकीकत है कि ये हमारी वाहिद पार्टी है जो चाहती थी कि 5 साल ये जो पूरे करें, और हमने देखो हमें, और हमने ताने भी लोगों को सुने कि ये बड़ी कमजोर अपोजिशन है, निकम्मी अपोजिशन है। मकसद हमारा था ये था कि एक तो जमहूरी टूटा फूटा जमहूरी निज़ाम चलते रहे, और दूसरा इनको कहा ये सियासी शहीद होने का मौका ना मिले। तो हमने तो लोगों की बातें भी सुनी और लोगों की नाराजगी भी बर्दाश्त की, लेकिन अब हमने सोचा है लेकिन आप हमारी आपस में भी तो नाराज हुए ना, लोग तो चले शरीक ही सही, लेकिन आप तो आपस में भी अपोजिशन, जैसे शाह खावर साहब कह रहे हैं कि आप आपस में नाराज होते हैं, अली जफर साहब कह रहे हैं कि आपको इत्तेहाद की कोशिश तो आप करते हैं लेकिन रंजिशें बहुत हैं आपकी आपस में। नहीं, उसमें वन जो हमारा इत्तेहाद बना था, 1 पॉइंट एजेंडा था कि इस हुकूमत के घर भेजा जाए। अच्छा, उसमें 5-6 महीने चले, हमने हुकूमत को टफ टाइम दिया, हमने सेनेट के जो मेंबरान थे अपनी मर्जी के सर गए, बल्कि हमने हमारी तवक्को से एक मेंबर हमारा ज्यादा बना, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी जीत गए। तो हमने तो अपने रिजल्ट हासिल किए, और हमारा 1 पॉइंट था कि इस इमरान खान के हुकूमत लोगों को निजात दिलाई जाए, क्योंकि ये एक ऐसा शख्सियत है कि एक नालायक हैं, और फिर इन्होंने आज तक कोई ना मुल्क को चलाने का ना कोई तजर्बा है। 5 जो वज़रा खजाना तब्दील कर चुके हैं, 5-6 वज़रा जनरल सेक्रेटरी खजाना तो तब्दील कर। अब आप कहते हैं कि इत्तेहाद मौसर होगा, आप लोग घर भेज सकेंगे हुकूमत को वाकई में? तो आप देखो, अब आतम एतमाद पे कंसेंसस डेवलप हो रहा है, उस पे आप पीपल्स पार्टी ने भी क्या को हमें इंडिया दिया है कि पहले मुजम्मिल साहब आप बताइए कि अदम एतमाद जैसा माहौल अगर बनता है तो क्या अपोजिशन के पास होगी? जी 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 मुजम्मिल साहब। देखें, अली जफर साहब ने बात की कि हमने मुतअद्दिद मौके पे अपोजिशन को शिकस्त दी। ये बात ठीक है कि जब आपके पास जादुई ताकत हो तो आप अक़लियत को अक्सरियत में बदल सकते हैं, क्योंकि वो जादुई ताकत अपोजिशन के पास तो नहीं थी, वो तो हुकूमत के पास थी। इसीलिए वो नंबर ना होते हुए भी संजरानी साहब को मुंतखब करा सकते थे, नंबर ना होते हुए भी अदम एतमाद का नाकाम करा सकते थे। तो इसीलिए अपोजिशन के अंदर भी नाइत्तेफाकी टूट जाती थी, क्योंकि वो जादुई ताकत जो है वो अपोजिशन को भी तोड़ देती थी आपस में। जहां वो अक़लियत को अक्सरियत में बदलती थी, वहां अपोजिशन को भी तोड़ लेती थी आपस में, क्योंकि उस जादुई ताकत का तो अभी कोई ऐसा तोड़ पाकिस्तान में नहीं बना कि उससे ये नहीं, अभी वो ताकत आपके ख्याल में किसके साथ है? हुकूमत के साथ है, अपोजिशन के हक में होगी? क्योंकि मरियम नवाज कह रही है कुछ दिनों में हुकूमत जा रही है, आप भी कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि वो जादुई हाथ हुकूमत के सर से हट गया है, हट रहा है, और उसकी कोई हमें पॉलिसी शिफ्ट नजर भी आ रही है। उसकी बुनियाद पे कहा जा रहा है, क्योंकि वैसे तो पिछली हुकूमतों के खिलाफ धरने भी होते थे, पिछली हुकूमतों के खिलाफ कंटेनर भी लगते थे, लेकिन वो हुकूमतें सरवाइव कर जाती थी। उसकी वजह थी कि उनकी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ इतनी मजबूत होती थी कि वो एस्टेब्लिशमेंट के हमलों का मुकाबला कर सकती थी। सही। लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट जो है ये प्योर जो है किंग्स पार्टी है, जैसे माजी में मुस्लिम लीग काफ रही है माजी करीब में, और ये किंग्स पार्टी का एक नुकसान होता है कि उसके अंदर जो लोग होते हैं वो किंग के होते हैं, उस पार्टी के नहीं होते हैं। जब किंग का इशारा आता है तो पार्टी से सारे कबूतर उड़ जाते हैं। अली जफर साहब, आपके इत्तेहादियों के साथ साथ आपकी पार्टी के अंदर के लोग भी नाराजगियों का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये मुजम्मिल साहब जो तज्जिया कर रहे हैं कि ये किंग्स पार्टी है और जैसे इशारा आएगा तो पीटीआई को लोग छोड़ देंगे? क्योंकि हमने देखा था कि इलेक्शन से पहले बहुत सारे लोग पीटीआई में शामिल हुए थे और उस पर भी इल्ज़ाम धरा जाता रहा बहुत अरसे तक कि इनको शामिल करवाया गया था। अभी कुछ मेंबर्स ने ऑन कैमरा भी कहा कि हमें कॉलें आई हैं, हम आई नहीं हैं, लाए गए हैं। तो अली जफर साहब कैसे देखते हैं सिनेरियो को? यस, अली जफर साहब ने
जी मुजम्मिल तो साहब अली जफर साहब ने जितने वाकयात का जिक्र किया कि हमने पास कराए कवानीन, वो करवाए नहीं है, करवाए गए हैं। ठीक है अली जफर साहब, अपनी ठीक, आप अपनी आपकी बात हिम्मत आ का गई, जरा अली जफर को जवाब देने दीजिए। जी सेनेटर साहब। देखिए, दो चीजें होती हैं हर पॉलिटिकल पार्टी में और हर पॉलिटिकल निजाम में। एक तो है जब आप वर्सेस द ऑपोजिशन है। एक पॉलिटिकल पार्टी जब दूसरी ऑपोजिशन के खिलाफ या ऑपोजिशन के साथ किसी इशू पे सामने खड़ी होती है, तो फिर जितने इत्तेहादी होते हैं, जितने आपके अपने लोग होते हैं, वो बिल्कुल एक ही सफ में खड़े होते हैं। ये एक नेचुरल टेंडेंसी है। लेकिन जब आपके अपने इश्यूज की बात हो, तो फिर एक पॉलिटिकल पार्टी जो जमहूरी पार्टी है, उसमें फिर बहुत सारी आवाजें उठ सकती हैं। वो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका पार्टी या पार्टी लीडरशिप से इख्तिलाफ है। उसका मतलब ये है कि आपका एक इशू पे एक आपको कंसर्न है, एक आपको एक पॉइंट है जिसको आपने बनाना है। उसमें अगर आप बात करें तो हमारा मीडिया या हमारे लोग समझते हैं कि शायद ये पॉलिटिकल पार्टी में डिसेंशन हो गई है, कोई कमजोरी हो गई है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये अभी मिनी बजट आया, मिनी बजट में बहुत सारी टैक्सेशन हुई, बहुत सारे डिफरेंट मुख्तलिफ आइटम्स के ऊपर उन्होंने टैक्सेस लगाए। एक दो ऐसे आइटम थे जिसपे मुझे भी इतराज था। मैं हालांकि हुकूमत में हूँ, हुकूमत का सेनेटर हूँ, लेकिन मैं भी सोच रहा था कि ये कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे टैक्सेस हैं जिन पे वो नहीं लगने चाहिए। मसलन आपको एग्जांपल देता हूँ, सोलर पैनल्स पे, सोलर पैनल्स की हमें जरूरत है, उस पे वो टैक्स लग रहा था। उसके ऊपर ऑब्जेक्शन अगर मैं करता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं कोई पार्टी के साथ किसी किस्म की डिसेंट कर रहा हूँ। लेकिन अली जफर साहब, जो बहुत सारे लोग हैं वो आपके विफाकी वुज़रा की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं और वो नून लीग के लीडर्स की मुलाकातों का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डील हो रही है, ये डील की कोशिशें कर रहे हैं, तो अगर अपोजिशन के ऊपर ये कहा जाए कि वो इस्टेब्लिशमेंट को ड्रैग करते हैं, तो हुकूमती लोग भी तो कर रहे हैं ना, तो ये वाला सिलसिला कहाँ रुकेगा जाके? देखिए, ये जहां तक मुझे अंदाजा है, ये शायद इशारा ये है, क्योंकि हम सबको पता है कि पीएमएलएन का इस वक्त क्या इंटरनल पोजीशन है, और वो इंटरनल पोजीशन डिबेट भी होती रही है मीडिया पे, और वो ये है कि वहां 2 या 3 कैंप्स बन रहे हैं। एक वॉर हो रही है कि किंग कौन बनेगा उस पार्टी का। एक तरफ नवाज शरीफ साहब का कैंप है, जो कि मरीम नवाज भी लीड कर रही हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब का है, उसमें हमजा शरीफ साहब भी शामिल हैं। तो एक डिवीजन तो नजर आ रही है। वो उस पर काफी आपने देखा था कि मीडिया पे उसके सबूत भी आए। तो लग ये रहा है कि ये जो बीच में एक डिसेंशन हुई है, जिसकी वजह से जो पीएमएलएन है वो शायद खर्चा है कि वो इम्प्लोड ना कर जाए, वो अपने ही इस डिस्प्यूट में, इस झगड़े में खत्म ना। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इनकी इंटरनल पोजीशन खराब है, और हमारी उम्मीद ये है, मेरी पर्सनल उम्मीद भी ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टी अहम पॉलिटिकल पार्टी है। उम्मीद ये है कि अपनी जो इंटरनल जो इनके डिस्प्यूट है वो जल्द से जल्द जमहूरी तरीके से वो उसको खत्म करेंगे और कोई लीडरशिप आएगी। उनमें जरूरी है कि अच्छी ऑपोजिशन भी हो। अच्छी ऑपोजिशन होती है तो जमहूरियत आगे चलती है, और जो अच्छा, दोनों तरफ से एक जैसी बातें। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके सेंटर गौस से पूछेंगे कि उनकी जमात के अंदर की वाकई ये सिचुएशन है या ये बस हुकूमत दावा करती है कि ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि हुकूमती वुज़रा पहले भी ये दावे करते रहे। ब्रेक के बाद आते हैं जी, हमारे साथ रहिए। जी, एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं जनाब। और अली जफर साहब कह रहे थे गौस साहब कि आपकी जमात में तो 3 कैंप्स हैं और वहाँ पे भी यही लड़ाई है कि किंग कौन है। अच्छा, ये पॉइंट ना हर वक्त उड़ाई जाती है कि हमारी पार्टी में 2 कैंप है, 3 कैंप है, लेकिन आज तक कोई, देखो ना, प्राइम मिनिस्टर जो सिटिंग जो पार्टी हुकूमत की पीटीआई में, तो आपने देख लिया कि बड़ा झगड़ा हुआ। परवेज खटक साहब जो है ना, वो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब ने आप हमारे वोटों से जो है ना वज़ीर आज़म बने हैं, महंगाई से लोग तंग हैं, फिर वॉकआउट पे कर सही, ये तो अच्छी बात नहीं है। जमहूरियत होनी चाहिए ना, कोई इख्तिलाफ राय तो जमातों के अंदर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जमहूरियत ये नहीं होती कि एक पार्टी लीडर बैठा है और उसको आप उस बात सिर्फ बात न करें, उसको कहेंगे आप मेरे वोट से बने हैं, और फिर वॉकआउट कर जाए। ऐसी इसको जमहूरियत नहीं कहते, इसको इख्तिलाफ कहते हैं।
और बड़ा ये सीरियस इख्तलाफ होता है। जबकि हमारी पार्टी में ऐसी बात कोई नहीं है। सारे मियां नवाज शरीफ साहब को फॉलो करते हैं, चाहे शहबाज शरीफ हो चाहे मरीम नवाज हो। इख्तलाफ राय जरूर होता है, डिस्कशन होती हैं, लेकिन जो मियां साहब के फैसला करते हैं उस पर अमल दरामद होता है। हमारी पार्टी तो कोई ऐसी बात है नहीं। अलबत्ता शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब अपनी पार्टी में इंतशार को और अपने बंदों को हौसला देने के लिए जो है ना वो ऐसी बातें करते हैं कि जी मुस्लिम लीग में इतना इंतशार हो गया है, 3 ग्रुप बन गए, शोशा छोड़ते हैं। शाह खावर साहब, मियां साहब वापस अगर आएंगे तो क्या सिनेरियो आपको नजर आता है? बड़े अहम केसेस अदालतों में हैं। राना शमीम का जो हलफनामा है, अब वो भी लगता है कि काफी मंतकी अंजाम की तरफ केस चल पड़ा है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जितने भी सियासी नौयत के मुकदमात चले हैं, लोगों को सजाएं हुई हैं, उनका जो फेट है वो तब्दील होने वाले हालात के साथ होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये मियां साहब के पहले भी जब उनको 10 साल के लिए बाहर भेजा गया था, उनको सजाएं भी हुई थी और वो फिर सजाएं माफ भी हुई, वो फिर चले भी गए। तो ये मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर मारूजी हालात होते हैं, जो पॉलिटिकल सिनेरियोस चल रहे होते हैं, चेंजिंग सिचुएशंस के साथ बहुत सारे जो फैसले हैं वो भी बदल जाते हैं। तो जहां तक मियां नवाज शरीफ मतलब आप कह रहे हैं कि अदालतें इन्फ्लुएंस होती हैं इसी बात का तो झगड़ा है। देखिए, बात यह है कि हमने देखा है कि वक्त के साथ फैसले भी तब्दील हो जाते हैं, उनमें रिव्यू भी हो जाते हैं, फिर 9.5 साल के बाद अपीलें जो हैं वो भी मंजूर हो जाती हैं। तो कोई ये परमानेंट होती है। जहां तक मियां नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, देखें 2018 में जब इलेक्शन हुए तो वो सजा उनको हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी पार्टी जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज हुई। पंजाब में तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी, चूंकि सूबाई असेंबली में उनकी सीटें सबसे ज्यादा थी। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब का एक क्लाउट मौजूद है और उनके अंदर, पार्टी के अंदर, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी ग्रुपिंग हो सकती है कि जो उनको माइनस करके माइनस नवाज नहीं हो सकता। नहीं, मैं नहीं समझता। ठीक है सरवर्दी साहब, माइनस इमरान की बातें भी कुछ लोग कर रहे हैं। हाँ, माइनस इमरान की बातें कर रहे हैं और उसमें बलूचिस्तान मॉडल सबके सामने है। जैसे बलूचिस्तान में बाप पार्टी के सरबराह जाम कमाल माइनस हुए हैं और पूरी बाप पार्टी अपनी जगह पे मौजूद है। ये किंग्स पार्टियों में ऐसा होता है क्योंकि इसमें लोग किसी नजरिए और किसी अपनी लॉयल्टी के तहत नहीं आए होते, वो लोग लाए गए होते हैं, तो जो लाते हैं वो उन्हीं के साथ होते। तो मियां साहब वापस आ रहे हैं, आपको भी लगता है कि ये जो पिटीशनें गई हैं, रिव्यू ही इसको कहा जाए एक तरह से, यू थिंक के कोई हालात बदलेंगे? नहीं, मुझे वो उन पिटिशनों की कामयाबी पे कोई इतना उम्मीद नहीं है। मेरे ख्याल में मियां साहब की वापसी का रास्ता इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट 3 किस्म के फैसले कर सकता है। बैरिस्टर अली जफर साहब को इस पर ज़्यादा पता होगा। एक, वो कह सकता है कि सजाएं बिल्कुल ठीक हुई हैं और सजाएं कायम रहेंगी। अली जफर साहब, आप किस तरीके से देखते हैं? अदालती रास्ता है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अदालती जो फैसले हैं वो सियासी मंजरनामा तय कर सकते हैं। शाहावर साहब कह रहे हैं कि सियासी मंजरनामा केसेस के ऊपर असरअंदाज हो सकता है, फैसले मुख्तलिफ हो सकते हैं। जी देखिए, बड़ा बेहतर, बड़ा दुरुस्त तरीके से वो तीनों सिनेरियो अभी बताए गए आपके सामने, जो हाई कोर्ट में फैसले हो सकते हैं। और जो थर्ड ऑप्शन है जिसमें ट्रायल के लिए वापस भेजा भी जा सकता है, उसमें भी जो है प्रेजेंट उनका होना जरूरी होगा, नवाज शरीफ साहब का। इसलिए मुझे उम्मीद यही है और हुकूमत भी यही चाहती है कि वो जिस वजह से भी हो वो वापस आए, और उसमें इतनी एविडेंस था कि उनको कन्विक्ट किया जा सकता था। क्या पीटीआई को किसी फैसले से खतरा है, चाहे वो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला हो? आपको लगता है कि कोई ऐसे खतरात हैं अदालतों की तरफ से पीटीआई को? देखिए, फॉरेन फंडिंग केस तो बिल्कुल नॉन स्टार्टर है। मेरा ख्याल है वो रिपोर्ट के बाद तो नजर आ गया है कि ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं। फॉरेन फंडेड केस ये होता है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी फॉरेन फंड से बनाई गई हो, किसी पुराने बैरूनी हुकूमत या बैरूनी एजेंसी, जिस तरह रॉ हो गया या मोसैड हो गया या इजरायली हुकूमत या इंडियन हुकूमत जैसी हुकूमत ने बनाई हो और उनको फंड किया और उसको मेंटेन किया हो, वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बैन की जा सकती है। ये होता है फॉरेन फंडिंग।
का केस। ठीक है। और मुझे अच्छा, तो क्योंकि यकीन वज़ीर है कि आज़म हमारी साहब ने भी कोई कहा था अपनी- 3 महीने अहम है, तो मैं आप चारों से हाँ या ना में पूछ रही हूँ। पहले अली जफर साहब, आप हुकूमत आपको अगले 4 महीने में घर जाती हुई दिखाई देती है? बिल्कुल नहीं जी, मुझे तो इलेक्शन इंशाल्लाह जब वक्त पे होंगे तो मुझे तो उम्मीद ये है कि अगली हुकूमत भी हमारी होगी। ठीक है। सेनेटर गौस साहब, आप क्या समझते हैं, अगले 3-4 महीनों में हुकूमत जा रही है घर? बिल्कुल जा रही है, और कम अज कम माइनस इमरान जरूर होने जा रहा है। ये और ख्वाहिश है या इंशाल्लाह ये ख्वाहिश है या आपके पास कोई लाए अमल भी है? नहीं, इस पे होमवर्क हो चुका है, बस सिर्फ टाइमिंग शाह नेक्स्ट खावर साहब, 2 आपको क्या लगता है? जी, मेरा ख्याल है कि हुकूमत के जाने का मुझे कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये जरूर है कि अपोजिशन इनको डिस्टेबलाइज करने की जो है वो कोशिश जारी रखेगी। मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। मुजम्मिल सरवर्दी साहब। कि पार्लियामेंट 5 साल पूरी करेगी। हमारे यहाँ अगर आप पिछली 3 असेंबलियों को देखें 2002 से, तो अब 3-4 साल बाद वज़ीर आज़म बदलता है और नया वज़ीर आज़म आता है और पार्लियामेंट मुद्दत पूरी करती है। ठीक है। जमाली साहब गए, शौकत अजीज आए, गिलानी साहब गए, परवेज अशरफ आए, नवाज शरीफ गए, शाहिद खाकान आए। तो मेरा ख्याल है वैसे ही होगा, वज़ीर आज़म तब्दील होगा, पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी। बहुत शुक्रिया जी मुजम्मिल सरवर्दी साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, सेनेटर गौस न्याज़ी साहब और शाह खावर साहब। आपने मेहमानों की गुफ्तगू सुनी जी। पॉलिटिकल सिनेरियो है ये, बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप कहें कि कार्ड्स हैं और ये कार्ड्स कहाँ किसने प्लेस करने हैं, तो ऐसे ही अफवाहें हैं। अफवाहों की टाइमिंग भी बड़ी अहम है। अफवाहों के ऊपर हुकूमती रद्द अमल क्या है, अपोजिशन का रद्द अमल क्या है, हमने कोशिश की कि कुछ उसका तज्ज़िया आपके सामने रखें। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।